नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पंचायती राज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पंचायती राज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राज्य का राज्यपाल, नंबर 2 राज्य का विधानमंडल, नंबर 3 भारत की संसद, नंबर 4 भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें जो उपबंध करता है वो राज्य का विधानमंडल करता है। पंचायत के लिए जो भी नियम कानून बनाता है वो राज्य का विधानमंडल बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में ये दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायतों के विषय में क्या सही नहीं है? तो हमें कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है कि इनमें नहीं है और है से संबंधित पूछे जाते हैं, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। उस पर नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और है के हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं, जिससे हमारे आंसर काफ़ी बार गलत हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। नंबर 2, ग्राम पंचायतों में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। नंबर 3, पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। नंबर 4, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। नेक्स्ट, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो ग्राम पंचायत में कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो पहला सही रहेगा इसमें। नंबर 2 में कह रहा है कि 15 पंच निर्वाचित और 5 मनोनीत। तो जो पंचायत का विषय है उसमें कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है, सब निर्वाचित होते हैं जो हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। नंबर 3, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नामित मनोनीत एक ही बात है, तो वो नामित नहीं करता है उनको। नंबर 4 में दिया गया है, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, तो यह सही रहेगा। इससे नेक्स्ट है, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। जब किसी दो पंचों के मतलब कि वार्ड के अंदर समान मत होते हैं, जैसे कि किसी को 20 मत मिले हैं और दूसरे को भी 20 मत मिले हैं, तो एक ड्रा के हिसाब से इनका निर्णय लिया जाता है कि किसको सदस्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि मनोनीत सदस्य होते ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि कौन ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 नहीं है, सॉरी 6। तो ये गलत हो जाएंगे। 2 में दिया गया था कि ग्राम पंचायतों में यदि 15 पंच निर्वाचित होते हैं तो 5 मनोनीत किए जाते हैं, यह गलत है। नंबर 3 में दिया गया है, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, यह गलत है। और मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं, यह गलत है। और बाकी सभी सही हो जाएंगे। इसके बारे में दिया गया है इसमें विश्लेषण, ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। अतः स्पष्ट है कि कथन 2, 3 और 6 असत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं और लोक व्यवस्था का अनुसरण। तो इसका जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो इसका विश्लेषण देखते हैं हम। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से
तथा अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ और प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अतः स्थापित किया गया। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के द्वार के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इन दोनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, न ही एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध दिया गया है और जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, 9A के अंदर नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 में जो आधा ऑप्शन दिया पूरा सही नहीं है। ये यहाँ तक सही है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती है। यह गलत है। इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की बात की गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका हम विश्लेषण देखते हैं। कथन 1 सत्य है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है। यह कथन तो सत्य है, पर अनुच्छेद 243 क्याऊ के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की नगर पालिकाएँ होती है। अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार सही उत्तर का विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 1, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो किस 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों से संबंधित है और 74वां जो है वह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं हम। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार और चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत के चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है। तो इसका विश्लेषण है, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन और चुनाव का अधिकार राज्यों को ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, केंद्र सूची का, शेषाधिकारों की सूची का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8। पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस में उल्लेख है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर 9। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, अविशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। काफ़ी क्वेश्चनों में आंसर सेम रहता है, पर बस उसकी लैंग्वेज को बदला जाता है कि विद्यार्थी को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए और वह किस हिसाब से उसका निर्णय लेता है। तो इसी हिसाब से इसकी हमें देखना होता है कि बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है और उसका आंसर सेम रहेगा। तो अच्छे से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, तब उसको आंसर को देखना है और उसका आंसर लगाना है। ग्रामीण
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 सरदार पटेल, नंबर 4 M.K. गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, सरकार की इच्छानुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो इसका विश्लेषण देखते हैं हम। अनुच्छेद 243 डे के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है उसका हमें चयन करना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ऑप्शन नंबर 2, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। नंबर सी, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। डी, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका जो संबंधित नहीं है वो है संविधान 74 संशोधन अधिनियम। यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है क्योंकि यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायत राज मंत्री। जो वित्त आयोग का गठन करता है इसमें राज्य का राज्यपाल गठित करता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर अंदर और यथाशीघ्र तथा तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कि कौन उनसे संबंधित था जब पंचायती राज लागू हुआ। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी VP सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 15। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान में इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर। तो ए है पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो इसमें हमें देखना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि महिलाएं इसके लिए पहले से आंदोलन नहीं कर रही थी, नहीं मांग कर रही थी और इसके लिए पंचायतों में महिलाओं को 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, न एक सही है और न दो सही है। तो केवल इसमें एक सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं इस आंसर का। भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D(3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। इनके आरक्षण की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता है। संविधान के 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इस अवधि को संविधान में लागू होने से 70 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया? यह 33% स्थान है, पर यहाँ पर दिया गया इस क्वेश्चन में 30%। 70वें संशोधन के अंतर्गत, 73वें संशोधन के अंतर्गत, 71वें संशोधन के अंतर्गत, 74वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 73वें संशोधन के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243D के D(1) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में से यथाशक यह वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई, अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को छोड़कर अन्य किसी भी में भी अस्तित्व में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? हमारा ऑप्शन है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। नंबर 2, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, जिसमें दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका विश्लेषण जो दिया गया है उसको देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों तथा स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक
नहीं होती, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1, लघु जलाशयों की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर 2, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, या ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कार्य है, ई, सभी कार्य ग्राम पंचायत करती है। तो यह क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की निम्न शक्तियाँ दी गई है: लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, नंबर 1, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी में दिए गए हैं 1, 2 और 3 सही है, पदोसोपानिक संरचना नहीं होती इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है: एक, पंचायत क्षेत्र के लोग। ऑप्शन नंबर बी, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा की बैठक में लगभग 1/10 गणपूर्ति की आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। 3 में, गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है। 4 में, गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। 5, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट में, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट में, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया गया है 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 जो है सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच दोनों, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो इसमें राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 और 3। 1 और 3 में दिया गया है विकास में जन भागीदारी, और 3 में दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशन देता है? तो
इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन नंबर 1 समान सिविल संहिता के संबंध में, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, ऑप्शन नंबर डी कर्मकारों के लिए निर्वाहक योग्य मजदूरी के संबंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 43। तो इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद के अंतर्गत 43 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान तथा आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है जो 2008 से पूरे भारत में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आज पंचायती राज से रिलेटेड हमने किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है मिशन तैयारी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन तैयारी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।